मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लाइफ में डेमो प्लान अगर हम लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं या हम लोग किसी भी फील्ड से हैं। मैं सेशन जब करता हूं तो मेरा कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ नेटवर्किंग के बारे में या मेरे पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है। मैं जो भी अपने सेशन करता हूँ वो इस तरह के सेशन में लेके आता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर से है, वो किसी भी लाइन से है, हम जो सेशन करें वो सेशन हर वर्ग का आदमी उससे जो है जुड़ता हुआ रहे। वो सवाल वो जो जो भी उसके क्वेश्चन हैं वो हमारे साथ जुड़ता रहे। तो अभी समय है हमारे पास 2-3 मिनट, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। तो दोस्त जुड़ रहे हैं। हेलो गौरव सर, हेलो एमएलएम पॉइंट। आप जो भी हैं, आपकी ना ही तो फ़ोटो है इस पे और ना ही आपका नाम है, फिर भी आप जो भी हैं स्वागत है आपका। सोनू सर स्वागत है आपका। और इलियास सयाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। आज का हम सेशन थोड़ा रखने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आखिर काम के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है? क्या सिर्फ हम लोग अपने बिजनेस के बारे में ही जानें, या लाइफ में और भी हमारे पास स्किल होनी चाहिए और भी हमारे पास नई चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएँ। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान कीजिए, आप किसी भी सेक्टर में हैं, आप चाहे एमएलएम इंडस्ट्री में हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई मार्केट में कोई आप काम करते हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस से हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये मैटर करती हैं आपके किसी भी काम में कि आपको अपने काम के साथ साथ आपको आपके व्यवहारिक नॉलेज कितनी ज़्यादा है आपको। क्योंकि आपकी डिग्री से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी व्यवहारिक नॉलेज आपको कितनी अच्छी है। लोक व्यवहार एक किताब है डेल कार्नेगी की। क्योंकि डेल कार्नेगी की जो बुक है वो लोक व्यवहार के ऊपर है, और वो बुक इतनी ज़्यादा फेमस है जिसको हर साल बहुत ज़्यादा लाखों में वो बिकते हैं। तकरीबन आज से 100 साल पुरानी बुक है डेल कार्नेगी की, जिसको हम लोग लोक व्यवहार बोलते हैं। उस संस्करण में और भी अभी 21 सेंचुरी में काफ़ी बुकें आई हैं जो लोक व्यवहार से रिलेटेड हैं। लोक व्यवहार को अगर आप उठा के देखें तो लोक व्यवहार का जो फर्स्ट एडिशन है और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सेक्टर में काम करता है तो उस सेक्टर में 85% जो उसकी नॉलेज है, उसकी स्कूली जो एजुकेशन है, उसकी जो है 85 जो नॉलेज है वो उसके काम आती है। 15% एजुकेशन वो होती है जो उसकी व्यवहारिक नॉलेज होती है। ये 15% एजुकेशन आपकी उस 85% एजुकेशन पे हावी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं, जिनके पास अपनी स्कूल एजुकेशन की डिग्रियां बहुत सारी हैं, जो कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनके पास व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। वे लोग टीम को बिल्डअप नहीं कर सकते। वे लोगों के पास प्रॉब्लम इतनी सारी हैं कि अगर टीम को बिल्डअप करने की बात आए, कम्युनिकेशन स्किल की बात आए, तो वहाँ पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं 1 मिनट अपनी सेशन को रोक के, नेमिंचंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस टॉपिक पर हूँ मैं उसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था व्यवहारिक नॉलेज की और अपनी जो हमें स्कूलों में जो एजुकेशन मिलती है उनकी। तो ये जो 15% जो एजुकेशन है जिसको हम व्यवहारिक नॉलेज बोलते हैं, ये व्यवहारिक नॉलेज हमारी जो एजुकेशन स्कूली एजुकेशन है उस पे बहुत ज़्यादा हावी पड़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को एक बार एक क्विज कंपटीशन में गए, तो क्विज कंपटीशन में जब वो गए तो ऐसा हुआ कि क्विज कंपटीशन में जब सवालों की बौछार उनके ऊपर हुई, जब सवाल जब उनके सामने किए गए, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये बड़ी इमेजिनरी बात थी लोगों के लिए। मीडिया हैरान रह गई कि जिस शख्स को पूरी दुनिया इस वर्ल्ड का सबसे एजुकेटेड आदमी मानती है, जिसको ये माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाले आदमी हैं, ये क्विज कंपटीशन में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब कंपटीशन फिनिश हो गया तो मीडिया उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि सर, जो सवालों से जवाब पूछे गए आपको रियल में उन सवालों का जवाब नहीं पता था या कोई और बात थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि मुझे रियल में किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता था।
तो मीडिया बड़ी अचंभे में हुई। तो उसने कहा सर जो लड़का कंपटीशन जीत गया है उसको आप क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या उसको आप अपने पास काम पर रखेंगे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि मैं उस शख्स को अपने काम में, अपने कॉरपोरेशन में, अपने जो उनका इंस्टीट्यूट है, मैं उस पे अभी भी उस व्यक्ति को काम पे नहीं रखूंगा। तो लोगों को बड़ा हैरान हुआ कि वो लड़का जो क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आया है उसको आप काम पे नहीं रखेंगे। तो अल्बर्ट सर का ये कहना था कि वो जो लड़का है वो एक तरह से एक कंप्यूटर फ्लॉपी है, एक कंप्यूटर डिस्क है जिसके अंदर सिर्फ जानकारियां भरी हुई है। उसमें आप सवाल डालिए, सवाल का जवाब आपको बाहर आ जाएगा, उसमें आप सवाल डालिए, सवाल का जवाब आपको बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा वो लड़का और कुछ नहीं जानता। जो नॉलेज उस लड़के को है वो नॉलेज मैं एक 10 रुपए की, 100 रुपए की किताब से ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी लड़के को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मार्केट में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनोवेटिव हों, जो क्रिएटिव हों, जो एक टीम को बिल्डअप कर सकें, जो पर्टिकुलर एक यूनिटी बना के काम कर सके, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आज के दिन हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि हमें एक ऐसे हार्ड डिस्क की ज़रूरत है जिसके अंदर जानकारियाँ भरी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमें मोरल मिलता है वो मोरल हमें ये मिलता है कि सिर्फ आपके पास नॉलेज होने से, सिर्फ किताबी नॉलेज होने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आपको आपके पास आपकी व्यवहारिक नॉलेज, आपके पास आपकी लोक व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी मार्केट के अंदर। दोस्तों देखते हो आप मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत से लोग फील्ड में उतरते हैं और बहुत कम समय में बहुत जल्दी पैसा अच्छा कमाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्व करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, वहाँ पे उनको जल्दी से रिजल्ट नहीं आते हैं, परेशान रहते हैं कई चीज़ों को लेके। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो समझ में आती है वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस नॉलेज से अभी वाकिफ़ नहीं होते जो वास्तव में हमें मार्केट में हमें कंपटीशन देने से हमारी हेल्प करती है, या किसी भी लेवल पे हमारी ऑब्जेक्शन जो हैंडलिंग है कि पर्टिकुलर किसी को, किसी क्लाइंट का, किसी आपके प्रोस्पेक्टस का, आपके पेशेंट का, किसी भी आपके दोस्त की कोई प्रॉब्लम है आप उसको हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट सोल्व कर सकें। ये सारी नॉलेज आपको मिलती है फील्ड में आके, जब आप लगातार फील्ड में रहते हैं। ये नॉलेज आपको फील्ड में मिलते है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर के मिलती है। ये बहुत बड़ा गैप है हमारी स्कूली एजुकेशन में और जो हमारी व्यवहारिक नॉलेज है, जो हमें फील्ड में जो हमें एजुकेशन मिलती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बार बार प्रीफर किया जाता है इस बात के लिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए और आप कुछ समय यहाँ पे कम से कम 1 से 2 साल आप यहाँ पे आके अब बिताइए। इस इंडस्ट्री से आप कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको इस कदर आपकी स्किल को, आपकी कॉन्फिडेंस को इस कदर बिल्डअप कर देगी कि लाइफ में आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप नाकामयाब नहीं हो सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर है। और हर इस आज के दिन जो भी बिलेनियर्स है, जो भी रियल एस्टेट का जो काम करते हैं लोग, या वित्तीय सलाहकार जो हैं, फाइनेंशियल डेवलपर जो हैं, आप देखना उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, उनकी आप बुक्स पढ़िए, उनका आप लिटरेचर पढ़िए। हर बड़ा आदमी सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रीफर करता है कि आपको लाइफ में अगर अच्छी स्किल चाहिए, अगर आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो आप अपने लाइफ का कुछ समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगाइए। यहाँ पे रहने के बाद आपको कुछ रियल है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने को चीज़ें मिलती हैं, यहाँ आपको केस स्टडी दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पब्लिक से मिलने का मौका मिलता है, और ये सबसे बड़ी नॉलेज है जब आपको पब्लिक से मिलने का मौका मिलता है। जब पब्लिक से आप लगातार मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं। लोगों के पास कितनी तरह की समस्याएं हैं, लोग कितनी तरह की बातें करते हैं, लोग कितनी तरह से सोचते हैं, कितने लोगों के कितने अलग अलग प्रकार के ड्रीम होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जब समझ में आती हैं, जब हम पर्टिकुलर हम फील्ड में उतरते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों के बीच में आके उनकी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हैं। जब आपको रियल में असली जिस क्वेश्चन आपको वहाँ पे जाके मिलती है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्कूल में जो हमने किताबें पढ़ी हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी सक्सेस में थोड़ी सी भूमिका निभा सकता है। बाकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हैं वो आपको फील्ड में मिलते हैं। यहीं से हमारा आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आज के हमारे कुछ सवाल हैं। उन सवालों को मैं 3 सवाल मैंने आज के लिए हैं। सवाल मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन सभी सवालों को मैं एक साथ नहीं ले सकता। हम इस घंटे भर के सेशन में इन 3 सवालों को लेकर चलते हैं। आखिर आपस में विचारों में मतभेद क्यों होता है? इस पॉइंट को एक बार समझिए कि आपस में विचारों में मतभेद क्यों होता है।
दोस्तों, आपस में विचारों में मतभेद होने की जो सबसे बड़ी वजह है, ये है कि सबसे पहले तो विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। साइंटिस्ट या मनोविज्ञान के हिसाब से एक दिन में तकरीबन 60,000 विचार एक व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, और इन 60,000 विचारों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारा मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जो निरंतर पर पल हर सेकंड नए नए विचार यहाँ से निकलते रहते हैं। उसकी पास्ट मेमोरी में, उसकी प्रेजेंट मेमोरी में जो कुछ भी है, वो उसको लगातार वो फाइलें वहाँ से उठाता रहता है, और नए नए विचार हमारे पास बनते रहते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा है, पीछे क्या देखा है, पीछे क्या समझा है, इन सब चीज़ों से हमारे वर्तमान के विचार बनते हैं। अब ये जो पीछे का हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, ये हर आदमी का अलग अलग है। ये पास्ट जो एक्सपीरियंस है, ये हर आदमी का अलग अलग है। ये किसी आदमी का कभी भी समान नहीं मिलेगा। इस वजह से जिस आदमी के पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग है, वर्तमान में उनके एक्सपीरियंस कभी आपस में मैच नहीं खाएंगे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी बस के धक्के नहीं खाए, जिसने कभी गर्मी को नहीं सहा है, जो कभी हॉस्पिटल में, कभी मेट्रो बस में, या कभी किसी किसी जो हमारे जो सर्विसेज चलती हैं उसमें नहीं गया है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर कोई ऐसा एक आदमी के साथ कंपटीशन करवा दें, उसका वो एक्सपीरियंस बताने लग जाएंगे, बसों के धक्के क्या होते हैं, गर्मी क्या होती है, गर्मियों में बिना पंखे कैसे होते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप उस आदमी के साथ नहीं रह शेयर कर सकते जिसने लाइफ में ये कभी चीज़ें फेस नहीं की हैं। इस बारे में लेकर के हर आदमी का अपना एक अलग सहमति होती है, हर आदमी के अपने विचारों पे एक उसका अपना तजुर्बा होता है। इसलिए विचारों में बहुत ज़्यादा असहमति होती है कि किसी बात को लेकर के आप कहीं पर सहमत हैं और किसी बात को लेकर कोई कहीं पर सहमत है। इसमें सही और गलत नहीं आता है कि सही कौन है और गलत कौन है। आपके विचार से आप सही हो सकते हो, उस थर्ड पर्सन के हिसाब से वो अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन इन विचारों में मतभेद सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग, सभी लोग अपने अपने मत को लेके बैठे हैं। अपने अपने मत को लेकर जब हम बैठे होते हैं तो कभी भी विचारों में हमारा तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में सभी लोग एक काम नहीं करते हैं। हमारे समाज में भी कैटेगरी हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। हर क्लास के अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर क्लास का अलग अलग लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हर आदमी के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, हर आदमी के अलग अलग विचार हैं। इस वजह से वर्तमान में कई बार विचारों में मतभेद होता है। कोई आदमी किसी विचार को लेकर असहमत है, कोई आदमी किस विचार को लेकर सहमत है। और ये सिर्फ एक मंच पे नहीं है, पे है। ये अगर आप राजनीति में जाओगे तो ये उस मंच पे भी इतना ही विवाद है। आप इसको लेकर के साहित्य में जाओगे तो साहित्य में भी इसको लेकर इतना ही विवाद है। अगर आप इसको साइंस में लेके जाओगे तो साइंस में भी इसको लेकर के उतना ही विवाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाद सिर्फ बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। धरती के हर पहलू में विचारों को लेके बहुत भारी मतभेद है, और ये अब से नहीं है दोस्तों, ये कभी से है, जब से धरती बनी है। जब से ये विचारों में मतभेद हमेशा ऐसे रहा है। इसका सिर्फ यही है कि जब आप, कोई सामने वाला अगर किसी बात को कह रहा है, तो आप सबसे पहले उन बातों को सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करें कि सामने वाला आखिर इस बात को क्यों कह रहा है। क्योंकि सामने वाले की सोच पर सामने वाले का कंट्रोल है, आपका कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ अपनी तरफ से उसे अपनी राय दे सकते हो। आप ये नहीं कह सकते, कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने विचारों का आधिपत्य उसके मस्तिष्क पर सवार करें। ये एक तरह से गलत भी है। आप किसी को भी अपने ऊपर अपने विचारों का आप उस पर मतलब अधिकार नहीं जमा सकते कि आपको ऐसा मानना ही मानना है। हर आदमी के पास अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का अधिकार है, हर आदमी को अपना विचार रखने का अधिकार है। इसमें बेहतर ये है कि आप, अगर आप एक टीम बिल्डअपर हैं, आप एक नेटवर्कर हैं, आपका काम जब चलता है, जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कब कहाँ किस पर्टिकुलर बंदे को आपको क्या जवाब देना है। इसके बहुत सारे प्लस और माइनस पहलू होते हैं। सबसे माइनस पहलू जो इसमें आता है वो ये आता है कि जब विचारों में असहमति होती है तो बहुत से लोग विवाद पे उतर जाते हैं, उसको डिबेट का रूप दे देते हैं, उसमें बहस करने लग जाते हैं। और बहस कभी भी किसी भी लेवल पे कारगर साबित नहीं होती है। बहस हमेशा नुकसानदायक होती है। बहस कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहस में, हो सकता है उस व्यक्ति से बातों में जीत जाएं,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहस में हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, आपके पास कुछ ऐसे डाटा हो, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हो कि आप सामने वाले को गलत साबित कर दें और आप वहाँ पे जीत जाएं। लेकिन इससे एक बात निकल के आएगी कि आप अपने विचारों से, अपने डाटा से, अपने एक्सपीरियंस से सामने वाले को आपने झूठा करार दे दिया। इससे आप जीत तो गए, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ कभी बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका दिल नहीं जीता है, आपने सिर्फ उस डिबेट को जीता है। और आपका बिजनेस जब बनेगा जब आप सामने वाले बंदे का दिल जीतेंगे, और वो जब जीतेंगे जब आप उसके साथ बहस नहीं करोगे। दैट इज़ द पॉइंट। जब आप उसके साथ बहस नहीं करोगे, उसको आप किसी भी लेवल पे गलत साबित नहीं करोगे। आपको किसी व्यक्ति को गलत साबित करने का अधिकार नहीं है। अगर आपको किसी लेवल पे उसको कुछ महसूस कराना है तो इसका सिर्फ एक ही अल्टरनेट है, आप उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ रखिए। आप उसके पास धीरे धीरे नॉलेज को ट्रांसफ़र कीजिए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जब उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपीरियंस होने लगेगा तो वो अपने आप उन बातों से सहमत होने लगेगा। क्योंकि अगर वो आपके साथ बहस कर रहा है तो उसका अपना भी एक्सपीरियंस है, पिछले 20 सालों का, 25 सालों का, 30 सालों का, या जो भी उसकी एज है, उतना एक्सपीरियंस वो लिए बैठा है। आप एकदम से आप जाकर के ये कहोगे तूने जो सीखा है वो सब कुछ गलत है, वो सब कुछ बेकार है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ आएंगी। वो कभी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, वो कभी आपके साथ जुड़ेगा नहीं। बेहतर इसमें है कि जब इस विचारों की हमारी बातें आती हैं तो हम लोग इस चीज़ से बचें, हम लोग डिबेट से बचें, हम सामने वाले को गलत साबित करके खुद के ऊपर विक्ट्री का तमगा ना लगाएं। इसमें सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हो सका है कुछ देर की आपको खुशी मिल जाए, आपको ये लग जाए कि हाँ मैंने उसको गलत साबित कर दिया, आपको ये लग जाए कि हाँ मैंने उसको गलत साबित करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आपको हासिल हो गई। कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों आपको, सिवाय वो दोस्त आपको छोड़ के जाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन दे सकता था जो आपके साथ जुड़ सकता था, वो आपको छोड़ के चला गया सिर्फ आपकी छोटी सी खुशी के लिए, जो आप उसको डिबेट में हरा गए। एक अच्छा लीडर कभी भी टीम बनाने की बात करेगा, टीम तोड़ने की बात नहीं करेगा। आप सरकार मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है, उनको तोड़ने से नहीं बनती है। जितना हो सके डिबेट से बचें, विचारों की मतभेदता से आप बचें। इससे आप बचेंगे तो आप बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लगातार बहस करते हैं सोशल मीडिया पे, फेस टू फेस आकर के, या बिना बात की मिस कम्युनिकेशन फैलाते हैं लोगों के बीच में जा कर के, ये साबित करने के लिए वे कहीं कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं या लोगों से कहीं ज़्यादा उनको बुद्धि है। इस तरह की चीज़ें सिर्फ ये साबित करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है। एक कहावत है हमारे समाज में कि अध जल गगरी छलकत जाए, जिसको नॉलेज कम है वो जा जा जाकर नॉलेज बांटता है। जो टंकी पानी से भरी होती है वो छलकती नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति को एक्चुअल में ज्ञान होता है वो जा कर के कहीं कहीं जा कर के उसका बखान नहीं झाड़ता है, लोगों के सामने जाके अपनी डींगे नहीं हाँकता है, लोगों के सामने अपना ज्ञान नहीं झाड़ता है, लोगों को बड़ा या छोटा दिखाने की महसूस नहीं कराता है लोगों को। तो दोस्तों, ये मेरा पहले सवाल का जवाब है कि आखिर विचारों में मतभेद क्यों होता है। ये विचारों में मतभेद सिर्फ इसी वजह से होता है कि हर आदमी का अपना अपना अनुभव है, हर आदमी की अपनी अपनी पास्ट एक्सपीरियंस है। इस वजह से हर आदमी का अपना एक अलग विचार है, और हर आदमी का ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का विचार आपस में एक दूसरे से मैच खाए। ये पहले सवाल का जवाब है। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर हमारा 2 है, इसमें हम एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं। ये सवाल भी पहले वाले सवाल से जुड़ा हुआ है, और शायद मैंने 50% से ज़्यादा इस सवाल का जवाब भी पीछे दे दिया है कि हम लोग एक दूसरे से असहमत इसलिए होते हैं, हमारा ईगो सेटिफिकेशन, हमारी जो हमारा अहंकार है, हम उसको पोषण देते रहते हैं लगातार। हमें बड़ा ठेस पहुंचती है कि कोई आकर के हमारी ईगो को ठेस पहुंचाता है। कोई व्यक्ति किसी भी लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे, चाहे आपके एजुकेशन लेवल पे, चाहे आपकी डिग्री को लेकर के, या सामाजिक स्टेटस पे लेकर के, किसी भी लेवल पे अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा है या मुझसे छोटा है, तो वहाँ पे एक ईगो वाली बात आ जाती है, और उस ईगो सर्टिफिकेशन के लिए हम किसी भी आदमी से असहमत होते हैं। ये एक पढ़े लिखे समाज में एक बहुत बड़ा वायरस कह सकते हो आप इसको, एक मिसकंसेप्शन कह सकते हो, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि
हम एक दूसरे के विचारों से असहमत होते हैं, हम एक दूसरे से असहमत होते हैं। ये सिर्फ दोस्तों इसी वजह से है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो है। किसी से असहमत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए अपने दिमाग में ज़्यादा जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। दोनों बातों को आप समझिए। एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं, पहले तो इस लाइन को आप पढ़ के देखिए दोबारा से। हम क्यों एक दूसरे से असहमत होते हैं? असहमत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है सामने वाला, आप उसके विचारों से, उसकी कार्य पद्धति से, उसके मौजूदा हालातों से, वो जो भी काम कर रहा है उससे आप असहमत हैं। क्यों असहमत हैं? क्योंकि आप शायद वो सब नहीं कर रहे हो जो वो व्यक्ति कर रहा है। हो सकता है वो किसी और फील्ड में है और आप किसी और फील्ड में हैं। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, वो एक प्लेयर बनना चाहता है। अब आप ये लगता है कि वो प्लेयर ही क्यों बनना चाहता है और वो ये सोचता है कि आप सिंगर ही क्यों बनना चाहते हैं। अब दोनों का अपना अपना फील्ड है, लोगों का अब दोनों की अलग अलग लाइनें हैं, लोगों के अलग अलग दोस्त हैं, दोनों के टारगेट अलग अलग हैं। अब उन दोनों को आपस में जोड़े हैं तो असहमति दोनों में आनी आनी है। तो हम असहमत इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमने जो प्लान बना रखे हैं, सामने वाला व्यक्ति उन सारी चीज़ों में मैच नहीं कर रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से हम लोग असहमत हैं। तो दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम सामने है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, सामने वाले के काम पे ध्यान नहीं देना है। जब आप सामने वाले पे इस तरह से फोकस करना ख़त्म कर देते हो तो ऑटोमेटिक आप उससे असहमत होना बंद कर दोगे और आपका काम अपने आप सुटेबल तरीके से चलने लग जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। आपको वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे सारी लाइफ नॉर्मल है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे फोकस करें। आपका ऑटोमेटिक लोगों की सहमति, लोगों की असहमति पे ध्यान देना ऑटोमेटिक चला जाएगा। जो कि मैंने कल परसों अपने वीडियो में कहा था माइंड सेट के बारे में, कि अगर आपका दिमाग फालतू जगह पे नहीं है, आपका दिमाग आपके काम पे एकाग्रचित है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फालतू में अपने दिमाग की एनर्जी को बेवजह कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पे आते हैं हम लोग क्यों ज़्यादातर मिलकर काम नहीं करते हैं? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग क्यों ज़्यादातर मिलकर काम नहीं करते हैं? दोस्तों बहुत सारी वजह हैं हमारे मिलकर काम ना करने की। बहुत सारी वजहों में सबसे बड़ी वजह जो ये है कि हमें सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाता है। और जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, उनको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, बचपन से हमने कहानी सुनी है। एक किसान के 4 बेटे होते हैं, किसान मरने वाला होता है, वो अपने बच्चों को बुलाता है, एक लकड़ी का गट्ठड़ उनको देता है, उनसे कहता है कि इसको तोड़िए। उनसे वो टूटता नहीं है, फिर वो कहता है कि एक एक करके तोड़िए। वो एक एक करके तोड़ते हैं तो टूट जाते हैं। इसका मोरल हमने ये सुना है बाद में जो दिया जाता है कि अकेले जब हम होते हैं तो लोग हमें आसानी से तोड़ देते हैं और जब हम मिल के काम करते हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। बचपन से सुनी है हमने ये बात। लेकिन क्या हमारी एजुकेशन प्रणाली में, क्या हमारे सिस्टम में ये बात बताई जाती है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए? क्योंकि हम हर जगह अकेले ही काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, टीम बना के काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी एजुकेशन प्रणाली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। वहाँ पर काम अकेले करना ही सिखाया जाता है कि आपको अकेले काम करना है, आप अकेले हो। और सिस्टम भी हम पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा डिजाइन कर दिया जिसमें हम अकेले ही काम करते हैं। इन सारी चीज़ों में मैं थैंक यू करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री को जन्म दिया, जिन्होंने इस प्लेटफार्म को बनाया, जिन्होंने ये बताया कि अब आप मिलकर काम कीजिए। क्योंकि मिलकर जब आप काम करेंगे तो समस्या अकेले आपकी नहीं रह जाती है, सारी टीम मिलकर के एक काम करती है, सारी टीम का एक टारगेट होता है और सभी मिलकर एक फसल बोते हैं, सभी उसमें सिंचाई करते हैं। वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, फिर वो काम होने के बाद सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये मिलकर काम करने की बात है। हम लोग मिलकर काम इसलिए ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें मिलकर काम करना सिखाया ही नहीं जाता है, हमें मिलकर काम करना बताया नहीं जाता। आप देख लीजिए अपने समाज में सभी को, किसी को बिठा के देख लीजिए, हर आदमी को अकेले ही काम करने की नॉलेज दी जाती है। आप अकेले काम करें, किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप को टीम भी बनानी है। टीम बनाने की बात जब आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी किताबी बातें हैं।
हमें ऐसा लगता है कि यार हमें कहीं मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है, हमें कहीं ऐसे तो नहीं कहा जा रहा है कि कुछ कुछ लोग हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जब आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें बताया सिखाया कुछ और गया है, हमें बताया सिखाया कुछ और गया है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हम चीज़ों के ऊपर शक करना। इसलिए दोस्तों, हम लोग मिलकर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि मिलकर काम नहीं करना है, हमें अकेले काम करना है। इसलिए आप आगे से कोशिश करें कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएं जहाँ, क्योंकि आपने देखा है एक घर के अंदर एक मुखिया है, उस मुखिया की एक बीवी है, उसके दो बच्चे हैं, माँ है, बाप है, और एक मुखिया जो है वो कमाने वाला है। किसी वजह से अगर उस मुखिया को कुछ हो जाता है तो दोस्तों पूरी फैमिली डिस्टर्ब, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली का माहौल बिगड़ जाता है, और जो अच्छी परवरिश बच्चों की हो पानी थी वो नहीं हो पाती, और समाज भी, आपको पता है समाज की हमारी हालत कैसी है, कोई कोऑपरेट नहीं करता है। ठीक है। इस सारी चीज़ों में अगर उस व्यक्ति के पास एक टीम होती, जो टीम एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होती है, जहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी आपकी टीम होती है, जहाँ पर उस टीम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़ते हो, तो आप कभी अकेले नहीं होते हो। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारी फील्ड में, बहुत सी कंपनियों में, और हम सुनते आए हैं कि किसी हमारे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, मेरे भैया ने ज्वाइन किया था, मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये कंपनी को वो ज्वाइन करके चले गए, जिसकी वजह से आज हमारे घर में इनकम आती है, हमारी अच्छे तरीके से आज के दिन स्टेबल है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई अगर ज्वाइन करने का सिर्फ एक मोटो पैसा ही है। इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब पैसा लाइफ में होता है तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है। पैसा आदमी की कमी को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन पैसे से ज़िंदगी ज़रूर आसान हो जाती है। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती है, समाज में आपको एक स्टेटस बना रहता है। ये ताकत होती है उस पैसे की, जो उस सिस्टम से आता है, जिस सिस्टम को हम एक टीम वर्क बोलते हैं। इसलिए बार बार इस चीज़ को जो है प्रीफर किया जाता है कि आप लोग एक टीम में काम करें। आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसकी मनाही नहीं की जा रही है, लेकिन साथ 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 आप एक ऐसा सिस्टम साथ लेके चलें कि किसी भी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो हम एक टीम में काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें बचपन से टीम में काम करने की एजुकेशन नहीं दी जाती है। हमें टीम में काम करने की एजुकेशन नहीं दी जाती, हमें एजुकेशन दी जाती है कि आपको अकेले काम करना है अपने लिए। आपके 10 घंटे होंगे दिन के, आपकी आपकी ड्यूटी होगी, वहाँ आप जाएंगे और आपको आपके 10 घंटे की ही सैलरी मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। इसकी सुधारने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए बेहतर है कि आप एक अच्छी टीम वर्क में काम करें, एक अच्छी एक कंपनी को आप पकड़ें जिसमें आपको अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो, जिसमें आपको अच्छी एजुकेशन दी जाए, आपके सीनियर अच्छे हों, वहाँ पर आप एक टीम बनाइए। और फिर देखिए, जब आप इस टीम में रहते हैं तो आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व रहेंगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, 3 सवाल थे, तीनों सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। जो मेरा अनुभव था मैंने उसी बात पे दी है। हो सकता है कुछ लोग इस बात से भी असहमत हों, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस अपने कुछ और रहे होंगे। अब मैं आता हूँ अपने जो मेरे लाइफ फ्रेंड हैं उनके। तो एमएलएफ पॉइंट वाले हमारे सर है, वो कहते हैं क्योंकि हम जब थोड़ा कुछ ठीक ठाक करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमें से ज़्यादातर कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में, इसलिए हम किसी की नहीं सुनते। दोस्तों, सही बात है, ये इंसानी स्वभाव है, हम लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे समाज में ये सब चीज़ चलती रहती हैं। इसके बाद आता है नेमिन चंद मेहला जी का सवाल था, जो इन्होंने मुझसे सबसे पहले किया था। अब मैं आता हूँ इस सवाल पे। तो सर, एक सवाल है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? जी हाँ, नेमीचंद जी, सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे हेलो बोल सकते हैं फ़िलहाल। और मैं आपको आपके सवाल का जवाब थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह देश सेवा का अधिकार सभी को है, नाना पाटेकर की एक मूवी है प्रहार, जिसमें एक उन्होंने एक डायलॉग दिया है कि मुफ्त में मिली हुई आज़ादी को लोग बहुत सस्ती समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आर्मी ट्रेनिंग, फौज पर जो जवान उन्हीं की बनती है कि हर आदमी को कम से कम 1 साल देश सेवा का मौका देना चाहिए। हर आर्मी ट्रेनिंग और देश सेवा हर आदमी के लिए कंपलसरी करनी चाहिए, कि हर आदमी को, के नेमीचंद जी, हर आदमी को अधिकार है कि वो 1 साल तक तो देश की सेवा चाहे फ्री में करे, उसको करनी
मानना है कि हर आदमी को कम से कम 1 से 1.5 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना ही चाहिए, और हर आदमी को इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है। अगर मैं आपको इसका एक बिजनेस मॉड्यूल में बताऊं तो बिजनेस के बारे में बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत से लोग अपने अपने एक्सपीरियंस देते हैं। मैं आपको उससे थोड़ा सा एक अलग, जो राजेश अग्रवाल जी हैं उनकी एक बुक है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा गिटार है, जिस गिटार के जैसे तार होते हैं, किसी भी गिटार में 4 तार होते हैं, और उन 4 तारों में अगर चारों तार अच्छे होते हैं, चारों तार अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं, तो ही वो गिटार एक अच्छी ध्वनि देता है। ये चारों तार कौन से हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के गिटार है सामाजिक एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबसे पहले आपको सामाजिक एजुकेशन देता है। समाज को बिल्डअप की, समाज को आगे बढ़ाने की, मिल के काम करने की जो एजुकेशन देती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला तार है, जिसको हम सामाजिक एजुकेशन बोलते हैं, वो दी जाती है। दूसरा हम इसमें आते हैं जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक एजुकेशन, अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्डअप करने की। सबसे ज़्यादा आप देखिए, आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपकी स्किल बढ़ने लगती है, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर की छुपी हुई लीडरशिप है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको निकालना शुरू कर देती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन इस बिजनेस में दी जाती है। इस बिजनेस में आपको ऐसे ऐसे लीडर्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे काउंसलर मिलते हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर मिलते हैं, जो आपको कामयाबी में, आपके नॉलेज बढ़ाने में दिन रात आपका एक कर देते हैं, और आपको एक ऐसी नॉलेज दे देते हैं कि आप लाइफ के किसी भी सेक्टर में कहीं भी चले जाना, आपको फुलफिल करके भेजेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। चौथा जो हमारा इसका पॉइंट है, वो है आध्यात्मिक नॉलेज। इस बिजनेस के अंदर आपकी जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको इतना बिल्डअप किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग हमेशा दूसरों की कामयाबी के बारे में सोचते हैं। एक कहावत है इस बिजनेस के अंदर कि तेरी भी जीत मेरी भी जीत, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बिजनेस को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर ऊपर वाले की कामयाबी जुड़ी होती है नीचे वाले की कामयाबी पे। तो ऊपर वाले जो हैं पूरी ताकत लगा देते हैं अपने नीचे वाले दोस्त को कामयाब करने के लिए। और दोस्तों, मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में इसका उल्टा है। मार्केट में आपकी दुकान जब चलेगी जब सामने वाले के आपके आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं है, या है तो आपसे छोटी है। आपका रेस्टोरेंट, आपका होटल जब चलेगा जब आपके आसपास कोई अच्छा होटल नहीं है, या है तो आपसे छोटा है, आपसे बेकार है। मार्केट में आप दूसरे लोगों को नीचा दिखा करके ऊपर बढ़ते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप नीचे वालों को आगे बढ़ा के आप खुद आगे बढ़ते हो। ये ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे अच्छी डेफिनेशन मैं यही समझता हूँ कि ये गिटार है, ऐसे 4 तार हैं जिसके अंदर जो चारों तार जुड़े हुए हैं हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी पे एक नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं उनके साथ वे चीज़ें काम करती हैं। और आपके गिटार में अगर चारों तार बराबर तरीके से काम करेंगे तो ही वो गिटार एक अच्छी ध्वनि दे सकता है। अगर इस गिटार में से एक भी तार अगर आपका ढीला है, तो आपके गिटार में से कभी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, उसमें किर पिर आती रहेगी। और दोस्तों, इस बात का आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी ज़िंदगी का जो गिटार है उसमें कई चारों तार हैं। जवाब आपके खुद के पास है, क्या उस गिटार में चारों तार हैं? और अगर कौन कौन सा तार नहीं है, और अगर तार, तो उसके में आपकी ज़िंदगी में संगीत है? इसका जवाब आपको ज़्यादा पता है। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, एक बार यहाँ पे आना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इसको इसमें आके देखना चाहिए। ये जो लोग बताते हैं, जैसा लोग समझते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। बस प्रॉब्लम यही है कि हम जो बाहर की जो एजुकेशन है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बाहर जो एजुकेशन हमें मिलेगी। सूचनाओं का सागर है, सूचनाओं का संसार है, लगातार लगातार हम लोग सूचनाओं में बहते रहते हैं, कुछ अच्छा आते हैं, कुछ बुरी आते हैं। और इंसानी स्वभाव ये है कि हम लोग बुरी चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं, अच्छी चीज़ों को धीरे पकड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को आगे बताएं अपने साथियों को, और एक अच्छा
बिजनेस आप बिल्ड करें, आप अच्छी नॉलेज लें, अपने आप की जो है आप अपनी क्रिएटिविटी बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि मैं आगे ऐसा कोई सेशन करूं, तो मैं इस तरह के सवाल आपके पास लेकर आऊं और आपको उस बारे में जो भी मेरा अनुभव है मैं आपको उस बारे में बताऊं। तो दोस्तों, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है। मैं अभी लाइव हूं और मैं देख रहा हूं किसी का कोई सवाल बचा हुआ है तो। हाँ, लगभग सभी सवाल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद आप सभी के जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद।